बच्चों, सर्वप्रथम आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो आज के इस कक्षा में आज तक लगता है कि आज तक ही मैं व्याकरण पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि अब जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि अब आप लोगों की परीक्षा जो है सो आगामी 2 या 3 जुलाई से होने वाली है। तो परीक्षा के दरमियान जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक बार पुनः मैं उसका पुनरावृत्ति कर देना चाहूँगा। तो कल से लगता है कि फिर सिलेबस में लिटरेचर ही पढ़ना होगा। पुस्तक ऐसे व्याकरण तो मैं बहुत पढ़ा दिया हूँ, लेकिन कल जो मैं आपको क्रिया पढ़ाया था, उस क्रिया के कुछ अंश शेष रह गए थे। इसको मैं आज पूरा कर देना चाहता हूँ। तो मैं भली भांति इस चीज़ को जानता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ाया कल क्रिया के बारे में संदर्भ में, वो आपको बिल्कुल जीवन में बात होगी, लेकिन फिर मैं एक बार इसको हल्का रिपीट कर देना चाहूँगा, ठीक है ना, कि क्रिया क्या है, क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो भी कार्य संपादित किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, सीता गाती है, राम रामायण पढ़ता है, ये सब जो है ना, सो क्रिया हुआ। जैसे खाना पीना, हंसना रोना, ये सारी क्रियाएं हो गई, जिसके संदर्भ में मैं आपको कल भी बतलाया था। तो क्रिया के मूल रूप से 2 भेद मैंने आपको बताया था। एक मूल क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया। एक मूल क्रिया बतलाया था, ये उत्पत्ति के विचार से क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक मूल क्रिया में मूल धातु होते हैं, और एक बात जान लीजिए, कल भी मैंने बतलाया था कि क्रिया की उत्पत्ति धातुओं से होती है। धातु में जब कृत प्रत्यय लगाया जाता है तो क्रिया बन जाता है। प्रत्यय भी आप लोग जानते होइएगा कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ इसका उपयोग किया जाता है, जबकि कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चूँकि मैं आपको क्रिया ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्रिया के अंत में लगने वाले जितने भी प्रत्यय होंगे सब कृदंत प्रत्यय ही होंगे, ठीक है। तो मूल क्रिया, मूल धातु और यौगिक धातु। पहले यहाँ पे आ जाइए। मूल धातु जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है। मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होता है, यह दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होता, ठीक है ना। यह दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता। जैसे खा, अब खा में नाकृत प्रत्यय लगा दीजिए तो खाना हो गया। पी में नाकृत प्रत्यय लगा दीजिए तो पीना हो गया। तो खा, पी,
देख, ये सब किसी शब्द, अन्य शब्द पर आश्रित होने का मोहताज नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये हो गया मूल धातु, ये मूल धातु हो गया। अब आइए यौगिक धातु, जो भी मैंने पढ़ाया था। यौगिक धातु वह धातु होता है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि प्रत्यय के योग से जिन धातुओं में प्रत्यय जुड़ करके और क्रिया का निर्माण करता है वो यौगिक धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे खामूल धातु हो गया, खाना हो गया, यौगिक धातु हो गया। लिख मूल धातु हो गया, लिखना या लिखा, ये हो गया यौगिक धातु। अब आइए, यौगिक धातु की भी रचना मैंने पढ़ाया था, 3 तरहों से होता है। एक, धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। धातुओं में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। दूसरा है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। अर्थात संयुक्त का मतलब होता है जोड़, संयुक्त का मतलब होता है उसको मिलाना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा संयुक्त धातु, जिसमें कई धातुओं को मिलाने से एक नए धातु का निर्माण होता है, संयुक्त धातु होता है। तीसरा है कि संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है। अब आइए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति से वो कार्य संपादित कराता है, तो ऐसे इसमें जो क्रियाएं आती है वो प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। जैसे लिखना तो प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना, पढ़ना पढ़वाना, गाना गवाना। इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। जैसे लिखना हुआ तो लिखाना भी हुआ और लिखवाना भी हुआ। पढ़ना है, पढ़ाना हुआ और पढ़वाना हुआ। और हाथ क्या है? संज्ञा। तो इससे प्रेरणार्थक क्रिया में बन जाएगा ये नाम धातु में बन जाएगा। हाथ का नाम धातु हो जाएगा हथियाना, बात का नाम धातु हो जाएगा बतियाना। विशेषण में आइए, हम पहले ही बता दिए हैं आपको, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनता है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनता है। तो विशेषण हो गया चिकना, तो चिकनाना। गरम विशेषण है तो गरमाना। ये हो गया। ये सब मैं आपको कल पढ़ा दिया था। अब क्रिया वर्ग में, क्रिया के परिवार में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनकी भी जानकारी प्राप्त कर लेना आपके लिए जरूरी है। इसलिए मैं क्रिया चैप्टर फिर से दोहरा रहा हूँ। कल जो मैं पढ़ाया उसकी प्रोडक्टिविटी मैंने कर दिया। अब आप आइए, ये उत्पत्ति के विचार से मैंने आपको पढ़ाया था क्रिया के बारे में। कि उत्पत्ति के विचार से क्रिया के मूल ये 2 भेद जो होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। लेकिन अब आपको मैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद बतलाऊंगा। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के मात्र 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि यह क्रिया के परिवार का ही यह सब सदस्य है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, है ना, यौगिक क्रिया, मूल क्रिया, ये सब क्रिया से ही संबंधित चीज है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था व्युत्पत्ति के विचार से क्रिया के 2 भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। लेकिन आज मैं आपको रचना के आधार पर
क्रिया के भेद बतलाना चाहूँगा। तो रचना के आधार पर भी क्रिया के दो ही भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, समझ गए? तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? सकर्मक, जरा इस शब्द को तोड़ करके देखिएगा, इसमें अर्थ स्वयं प्रकट हो जाएगा, हमको समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका नाम है सकर्मक। कर्म के साथ जो वाक्य होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म होता ही नहीं है ना, उसे अकर्मक कहते हैं। नाम भी तो कुछ वैसा ही अर्थ के आधार पर इसका दिया गया है, सकर्मक और अकर्मक। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है कि सकर्मक क्रिया में जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ गए होइएगा? मैं लिखता हूँ तो मैं हो गया कर्ता, और कर्ता में भी ये अगर संज्ञा सर्वनाम के हिसाब से आइएगा तो ये सर्वनाम हो गया। तो मैं लिखता हूँ, मैं हो गया कर्ता, लिखना हो गया क्रिया। लेकिन ढूंढिए इसमें आप कर्म कहाँ है? इसमें कर्म है ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? तो मैं लिखता हूँ कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। मैं खाता हूँ कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है कि नहीं? मोहन पढ़ता है कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक की पहचान तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और ऐसा पहचान है कि जिससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आप प्रश्न कीजिए, क्या किसे, किसको? यदि वाक्य में प्रश्न करने से आपके प्रश्न का माकूल जवाब मिलता हो तो सकर्मक क्रिया समझिए। अगर आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता हो तो उसे अकर्मक क्रिया समझिए। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, इसमें प्रश्न आप कर सकते हैं कि सीता क्या लिखती है। जब अपने आप से ये प्रश्न कीजिएगा कि सीता क्या लिखती है तो इसका जवाब आपको मिलेगा पत्र। जवाब अगर आपको मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया होगी। सीता पत्र लिखती है, सकर्मक क्रिया होगी। और सीता लिखती है, इसमें आपको प्रश्न कीजिएगा कि सीता क्या लिखती है भाई, तो इसका आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसमें तो संपूर्ण वाक्य में है कि सीता लिखती है, क्या लिखती है, नहीं लिखती है, किसको लिखती है, कब लिखती है, कहाँ लिखती है, ये सब कहीं कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुआ। अब देखिए, कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, जैसे उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है, नोच रहा है,
ये अकर्मक क्रिया हुआ। वह अपना सिर खुजलाता है, ये सकर्मक क्रिया हुआ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये अकर्मक हो गया। और मैं घड़ा भरता हूं, सकर्मक हो गया। अर्थात कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। वह लजा रही है, अकर्मक क्रिया है। लजाना क्रिया है, वह हो गया कर्ता, बस हो गया। तो ये क्रियाएं जो है सो अकर्मक क्रिया है, और वह तुम्हें लजा रही है, तो तुम्हें यहां हो गया कर्म। इस प्रकार सकर्मक और अकर्मक समझ गए। द्विकर्मक क्रिया भी उसी क्रिया के परिवार का एक सदस्य है, द्विकर्मक, है ना। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में एक ही कर्म है, रोटी। किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इसमें दो कर्म है। मैं, ये संज्ञा हो गया, और लड़के को हो गया कर्म, और वेद हो गया कर्म। तो इसमें दो कर्म एक साथ है इस वाक्य में, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रियाएं जिसमें दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। एक होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप अंग्रेजी में पढ़े होइएगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड वगैरह वगैरह बहुत सारा सहायक क्रिया, लगभग 22 हैं जो ये सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है। तो क्रिया की सहायता में जो उपस्थित होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में जो सहायक होती है, कभी एक क्रिया कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती है। वह खाता है, खाना मूल क्रिया हो गया, प्रधान क्रिया। है जो है ये बतलाता है उसका काल। वह खाता था भी तो हो सकता था, तो जब वह खाता था होगा तो यहाँ पर था हो गया सहायक क्रिया। वह खाता है तो है हो गया सहायक क्रिया, और वह खाएगा तो गा हो गया, गागी के हो गया सहायक क्रिया। इस प्रकार क्रिया की प्रधान क्रिया में जो सहायता पहुंचाने का काम करता है वो सहायक क्रिया कहा जाता है। तो एवं प्रकार से क्रिया को मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे विश्वास है कि आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्रिया के संदर्भ में मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एवं क्रिया समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है, तो पहली क्रिया जो होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है ना। उसने नहाकर भोजन किया। एक भोजन करना एक क्रिया है, और एक नहाना, नहाना भी क्रिया है।
तो इसमें दो क्रियाएं हैं। नहाकर या स्नान करके भोजन किया, इसमें दो तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन पहली क्रिया जो है नहाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब देखिए नाम बोधक क्रिया जो हम कल भी बतलाए थे कि मोटा मोटी ना जोड़ देना है, करना। अब जैसे नाम बोधक क्रिया दो में लगता है, संज्ञा में या फिर विशेषण में। संज्ञा और क्रिया मिला दीजिए, भाष्म संज्ञा है, क्रिया हो गया करना। भाष्म करना नाम बोधक हो गया। दुखी हो गया विशेषण, होना क्रिया हो गया। दुखी होना, तो ये क्या हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया। ये सब क्रिया के परिवार का ही ये सब चीज है। क्रिया, धातु, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, है कि नहीं? यौगिक क्रिया, मूल क्रिया, है ना? ये सब है। तो ठीक है, आज की पढ़ाई मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मुझे विदा, मैं अपने आप में विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।